स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर, जहां पर हम शिक्षा जगत से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में, विशेषकर टीचर एजुकेशन के बारे में वीडियो का निर्माण करते हैं। तो अभी हाल ही में बीएड के बहुत से विद्यार्थियों का मैसेज आया कि वार्षिक परीक्षा से पहले जो फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होगी उस दौरान पाठ्य योजना का जो निर्माण करना है के बारे में कुछ वीडियो का निर्माण किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो किन्हीं कारणों से टीपी रेगुलर अटेंड नहीं कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे विद्यार्थियों को फाइनल लेसन प्लान से संबंधित बहुत सी परेशानियों को सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उनके अच्छे अंक वगैरह नहीं आ पाते। बीएड फर्स्ट ईयर में आपके दो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, उन दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में एक एक पाठ्य योजना जो है वो आपसे बनाने के संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बड़े प्रश्न के रूप में होता है। ठीक इसी तरह बीएड सेकेंड ईयर में जब आप फाइनल लेसन प्लान प्रेजेंट करते हो तो उस समय आपको वार्षिक पाठ्य योजना से जुड़ी हुई बहुत सी बारीकियों का अगर अच्छे से ज्ञान हो तो ऐसी परिस्थिति में आपकी पाठ्य योजना काफ़ी अच्छी रहेगी। बीएड फर्स्ट और बीएड सेकेंड दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्य योजना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच पाए। ये वीडियो जो है ये CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम विषय हिंदी, उपविषय दोहा छंद के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको बीएड खासकर टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई बिंदु चर्चा करना है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। केवल अर्जेंट होने पर ही आप कॉल करें। टेलीग्राम पर भी हमारा एक ग्रुप जो है वो लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, जहां पर इस टॉपिक की आपको उपविषय की आपको एक पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दी जाएगी। बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न आए थे, उसी को आधार मानते हुए हमने एक लाइव वीडियो का निर्माण किया था जो कि वार्षिक पाठ्य योजना के नाम से है। इस वीडियो में आपको फाइनल लेसन प्लान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है। एक बार आप इस वीडियो को आवश्यक रूप से ध्यानपूर्वक देख लें। कुछ एक विद्यार्थी अपनी फाइलों को बहुत अच्छे ढंग से डिज़ाइन करते हैं, जैसे इस विद्यार्थी ने, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फाइल में जो मुख्य बिंदु हैं उनको एक तरह से एक अलग ही तरह से बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि ये इन्होंने अनुदेशात्मक सामग्री को यहाँ पर एक विशेष कागज जो है वो कटिंग करके उसमें लगाने का प्रयास किया है। तो इस तरह की अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो फाइल पे, इस तरह की कुछ टैग टाइप में लगाते हो तो ये एग्जामिनर को फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के रूप में बहुत ही अधिक प्रभावित करती हैं। तो अगर हो सके तो आप भी इस तरह के टैग जो हैं वो आप अपनी फाइलों में प्रयोग करें। तो सामान्य सा लेसन है जिसमें कि विद्यार्थी ने डेट, फाइल, अपना रोल नंबर, कक्षा, विषय, टाइम पीरियड, प्यूपल टीचर रोल नंबर, एवरेज एज और टॉपिक दोहा छंद। आज का हमारा ये जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण में दोहा छंद को लेकर के पाठ्य योजना का जो निर्माण किया गया था के बारे में है। तो अनुदेशात्मक सामग्री वे सामग्री जो विद्यार्थियों को अनुदेश देने में सहायक होती हैं। तो इसमें दो तरह की सामग्री आती हैं, सामान्य सामग्री और विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में वो चीज़ें आती हैं जो सामान्य तौर पर कक्षा में उपलब्ध हो पाती हैं, जैसे चौक, शामपट और डस्टर यानी कि झाड़न, जिससे शामपट जो है वो साफ किया जाता है। विशिष्ट सहायक सामग्री में यहाँ उपविषय से संबंधित चार्ट, रोलर बोर्ड इत्यादि जो है वो होते हैं। ठीक इसी तरह इससे जुड़े हुए कुछ अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्यों में जैसे ये ज्ञान
जिससे बच्चे को ज्ञान होगा, तो यहाँ बच्चे दोहा, छंद व चौपाई के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। बोध, जिससे बौद्धिकता विकसित होगी, बच्चे दोहे से संबंधित बोध प्राप्त कर पाएंगे। और प्रयोग, बच्चे दोहा छंद का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करने के योग्य होंगे। तो यहाँ ये 3 तरह के जो उद्देश्य हैं वो बताए गए हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो आप इसको ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य या प्रयोगात्मक उद्देश्य के रूप में भी जैसा चाहें आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद का जो बिंदु होता है वो होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, जो कि अंग्रेजी में पीके टेस्टिंग के, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के रूप में माना जाता है। तो यहाँ आप इसमें देख सकते हैं कि पूर्व ज्ञान परीक्षण के रूप में करीबन 4 या 5 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि कौन है, दूसरा प्रश्न राज्य कवि कौन है, तीसरा प्रश्न आपने किन किन कवियों के दोहों व कविताएं पढ़ी है। तो ये जो प्रश्न है ये इन्होंने थोड़ा लंबा प्रश्न बनाया है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में इस तरह के जो लंबे प्रश्न है वो नहीं बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने 2 प्रश्नों को एक साथ जोड़ दिया है, जैसे आपने किन किन कवियों के दोहों व कविताएं पढ़ी हैं। तो यहाँ कवियों के दोहों और कविताओं के बारे में पूछ लिया है। तो ये 2 प्रश्नों को एक प्रश्न में शामिल किया गया है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में इस तरह के प्रश्न आप बनाने से बचें। उसके बाद आज हम तुलसीदास जी की चौपाई को पढ़ेंगे। तो यहाँ बच्चे जब कवियों का नाम देते हैं तो इनमें से किसी भी एक कवि के बारे में तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहा, छंद या चौपाई के बारे में आप विस्तार पूर्वक क्या जानते हैं। तो ये यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है वो प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण से पहले यहाँ एक और बिंदु आता है उपविषय की उद्घोषणा, जिसमें छात्र अध्यापक जो है वो ये बताता है कि अच्छा बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाई छंद जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। तो ये पॉइंट जो है यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है, आप इस चीज को लिख लें, उपविषय की उद्घोषणा। अच्छा बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाई छंद का अध्ययन करेंगे। और जब उपविषय की उद्घोषणा कर दी जाती है पूर्व ज्ञान परीक्षण के बाद में, तभी आपने शामपट कार्य में उपविषय के सामने दोहा छंद जो है वो शब्द लिखना है। आप शुरुआत में ही दोहा छंद जो है वो अगर लिखेंगे और बाई चांस अगर एग्जामिनर बैठा होगा तो वो एक तरह से आपका गलत मान लिया जाएगा। उसके बाद में इसमें प्रस्तुतिकरण में जो आपका टॉपिक है वो उपविषय है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें 4 बिंदु होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु, शिक्षण से जुड़े हुए जो मोटे मोटे पॉइंट होते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। छात्र अध्यापक क्रिया में, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र द्वारा कक्षा में पढ़ाने के दौरान जो भी क्रियाएं की जाती हैं, किसी भी तरह की अगर कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसके बारे में यहाँ लिखा जाता है। इसके बाद नंबर 3 कॉलम जो आता है वो होता है छात्र क्रिया। कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो भी जो भी क्रियाएं करते हैं कि वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ध्यानपूर्वक लिखते हैं, अपनी पुस्तिका में नोट करते हैं, या छात्र अध्यापक ने अगर कोई प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर देते हैं, तो वो सारे के सारे बिंदु छात्र क्रिया में आ जाते हैं। और इसमें चौथा बिंदु जो होता है वो है शामपट कार्य। तो शामपट कार्य जो है वो आप ब्लैक कलर का लगा सकते हैं, वाइट कलर का लगा सकते हैं और ग्रीन कलर का भी लगा सकते हैं, क्यों वर्तमान में ये तीनों ही तरह के बोर्ड जो हैं वो प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ साल पहले केवल मात्र ब्लैक बोर्ड ही शामपट कार्य, शामपट ही प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब वो शाम यानी कि काला या काला रंग, उसकी बजाय अब ये ग्रीन बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड जो है वो भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आप यहाँ ग्रीन बोर्ड भी लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का चार्ट, वाइट कलर का चार्ट, या फिर आप यहाँ ब्लैक कलर का भी चार्ट लगा सकते हैं। ब्लैक कलर के चार्ट में दिक्कत ये आती है कि ब्लैक कलर के चार्ट पे लिखने के लिए सिल्वर कलर का जो स्पार्कल पेन लेना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा मतलब घिसता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ वाइट
या फिर ग्रीन कलर का चार्ट जो है वो लगा सकते हैं। कुछ एक विद्यार्थियों ने पहले प्रश्न पूछा था कि ये इस तरह के जो पीस लगाए जाते हैं क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी के अंतर्गत आ जाता है। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में वार्षिक पाठ योजना का लेसन प्लान तैयार कर रहे हो तो उस जगह पर आपको शामपट कार्य बिल्कुल खाली रखना है। जबकि बीएड फर्स्ट ईयर में जब आप अपनी फाइल तैयार कर रहे हो तो फाइल के दौरान आप ये शामपट कार्य में ये लगा सकते हो। तो यहाँ दोहा छंद, कवि का नाम तुलसीदास, मूल ग्रंथ का नाम रामचरितमानस। और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और ये बालकांड जो इन्होंने यहाँ शामपट कार्य पे लिख दिया। तो शामपट कार्य में यहाँ जो कवि का नाम आया है तुलसीदास और इनकी जो रचना आई है रामचरितमानस, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रसंग के रूप में ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में से ली गई हैं। ये पद्यांश तुलसीदास कृत रचित रामचरितमानस के बालखंड से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। और उसके बाद में ये एक दोहा छंद जो है वो लिखा गया है। फाइल लिखते समय आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ये जो मेरे पास लेसन प्लान आया है, मेल आई है, ये एक मतलब एक अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, राइटिंग जो है वो अपनी अच्छी रखें। नेक्स्ट पेज पे यही चीज़ें इसकी व्याख्या की गई है। छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और शामपट कार्य में यहाँ आप चाहें तो इससे संबंधित कुछ शब्द जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो दोहा छंद है उसको लिखा गया है। तो इस दोहा छंद को पूरा लिखने की बजाय आप पहली लाइन के 2 या 3 अक्षर, उसके बाद डैश 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 लगा के अंतिम लाइन के 2 अक्षर लिख दें, तो उससे वो हो जाता है कि ये आपने इस दोहे को यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में इस दोहे की यहाँ व्याख्या की गई है। और व्याख्या करने के बाद में ये यहाँ इन्होंने फिर एक और दोहा छंद है उसकी व्याख्या की गई है। तो ये बीच बीच में ये छात्र जो वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इसमें एक आध बार आप छात्र ध्यानपूर्वक सुनने के साथ साथ छात्र से आप एक तरह से कोई प्रश्न पूछ लीजिए, या छात्र जो है वो अपनी पुस्तिका में नोट कर रहे हैं ये भी लिख दीजिए। फिर ये शामपट कार्य में पहले इन्होंने जो डिज़ाइन लगाया था उससे थोड़ा सा एक अलग डिज़ाइन बना करके यहाँ इन्होंने लगा दिया है। और ये आंशिक पुनरावृत्ति, पाठ का जब एक अंश पूर्ण हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आंशिक पुनरावृत्ति है वो करवाई जाती है। तो मान लीजिए किसी पाठ को 2 पार्ट में पढ़ाया जाना है, जब एक पार्ट पढ़ा दिया जाता है, एक हिस्सा पढ़ा दिया जाता है, तो आंशिक पुनरावृत्ति की जाती है। और आंशिक पुनरावृत्ति में यहाँ इन्होंने पहरे के रूप में लिखा है। पहरे की बजाय आप इसे एक प्रश्नों के रूप में यहाँ लिखें, क्योंकि आंशिक पुनरावृत्ति यानी कि दोहराई, और दोहराई तभी मानी जाएगी जब आप बच्चों से प्रश्न के रूप में जो बच्चों ने समझा है वो चीज़ें आप पूछ पाएंगे। तो ये यहाँ आंशिक पुनरावृत्ति, फिर उसी के बाद वो चारों कॉलम दोबारा से शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। इसी में फिर ये दोहा बता रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, फिर ये दोहा बता रहे हैं, फिर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसमें एक बिंदु काठिन्य निवारण भी आता है। कठिन शब्दों के जो अर्थ वगैरह है वो भी बीच में बताए जाने चाहिए। अगर कठिन शब्दों के अर्थ जो है या व्याख्या की जाती है शब्दों की, तो वो शामपट कार्य में बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं। इसी तरह एक और दोहा बता करके इन्होंने आगे, अभी आप ये देख सकते हैं कि शामपट कार्य में इन्होंने ये एक अजीब सा चित्र के रूप में उसको काटा है। तो इसको ज़्यादा आप न काटें, एक सामान्य तौर में इतना बड़ा काटें कि ये आपका जो शामपट कार्य का जो कॉलम है उसमें आ जाए। और कॉलम जो है वो आप बिल्कुल बराबर लगाएं, लाइनों को बिल्कुल सीधा लगाएं। जैसे ये लाइनें यहाँ थोड़ी सी तिरछी होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके बाद में अंतिम पुनरावृत्ति, तो अंतिम पुनरावृत्ति में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं कि परशुराम के वचन सुनकर कौन मुस्कुराए थे। तो ये यहाँ इसका उत्तर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में लक्ष्मण या कृष्ण। इसी तरह इन्होंने करीबन 4 प्रश्न पूछे हैं और सबसे अंत में इन्होंने गृह कार्य दिया है। तो ये जो गृह कार्य होता है, ये गृह कार्य आपको 3 तरह के प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक, 3 तरह के जो प्रश्न है वो आपके द्वारा यहाँ पर पूछे जाने चाहिए। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने
हिंदी विषय के उपविषय हिंदी विषय के उपविषय दोहा छंद के बारे में अध्ययन किया है। इस संबंध में ये हमारी पहली वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपके अगर कोई सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और हो सके क्या आवश्यक रूप से इस वीडियो को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे इस चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम फायदा उठा पाएं और एक अच्छे शिक्षक बन पाएं।